मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में अध्ययन कर रहे थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, और मुझे लगता है दिवाली की छुट्टी में सब भूल गए होंगे। ठीक है, तो पहले तो रिवाइज कराते हैं ठीक है, सारी घटनाओं को क्रम वाइज रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद में टाइम बचेगा तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे आगे की कड़ी। तो देखो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1885 से 1885 से 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 28 दिसंबर 1885 किस लिए जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। और ये कहाँ पर स्थापित होती है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। इसकी स्थापना कहाँ होती है? मुंबई में। और पहली बैठक इसी दिन होती है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ही। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ से सीधे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो हमने बताया था एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और ये इस सम्मेलन के सचिव, महासचिव भी रहते हैं। हाँ, इस सम्मेलन के क्या थे? ये महासचिव भी थे। ठीक है, तो अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक मोटा मोटी जो है सारा चीज़ रिवाइज करते हुए चलते हैं, क्योंकि हमने पहले इस सारी चीज़ों को पहले पढ़ा दिया है। ठीक, आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है, लेकिन दिवाली के मौके में सारा भूल गए हैं बच्चे, लिपापोती कर दिए होंगे, तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलते हैं घटनाओं को। तो इसके बाद में हम लोग सीधे चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है? 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। ठीक, और बंगाल विभाजन कौन करता है? हाँ, लॉर्ड कर्जन। कौन करता है? कर्जन करता है। 1905 में बंगाल विभाजन करता है। तो इसकी तीन प्रमुख घटनाएं होती हैं इस समय की। एक तो 20 जुलाई को क्या होती है? घोषणा होती है। 20 जुलाई को विभाजन की क्या होती है? घोषणा होती है, 20 जुलाई 1905 को। और इसके अलावा इसी दौरान जब घोषणा हो जाती है तो 7 अगस्त की तारीख आती है। 7 अगस्त की तारीख आती है जब क्या होता है? बंग भंग आंदोलन शुरू होता है। कौन सा आंदोलन शुरू होता है? बंग भंग आंदोलन। और बंग भंग आंदोलन के दो अन्य नाम क्या क्या थे? स्वदेशी आंदोलन एक था, स्वदेशी आंदोलन भी इसी को कहा गया है, और बहिष्कार आंदोलन, इसी को कहा गया है बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तो ये तीन नाम थे इसके, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। और ये शुरू कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पर? बंगाल वाले क्षेत्र में। कहाँ पर शुरू हुआ? बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल वाला क्षेत्र जो उस समय बिहार, उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब राज्य मिल करके सारे क्या कहलाते थे? बंगाल प्रांत कहलाता। ब्रिटिश प्रांत बंगाल यहाँ पर था, जहाँ पर शुरू होता है बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन के स्वरूप जो पहली घटना देखने को मिलती है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में, कौन सी घटना थी? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन ये स्वतंत्रता, ये संग्राम की, स्वाधीनता आंदोलन की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक, तो इसके दौरान, इसके बाद में जो है 7 अगस्त के बाद में जब जिस दिन से लागू हो जाता है बंगाल विभाजन, वो कौन सी तारीख थी? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है बंगाल विभाजन। लागू यानी क्रियान्वित कर दिया जाता है, अर्थात अब जो है बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांट दिया गया है। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया जाता है, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी को कोलकाता बनाया जाता है। कोलकाता को, यानी अब कोलकाता नाम है, पहले तो कलकत्ता कहते थे।
तो जो पश्चिम बंगाल था, जो पश्चिमी बंगाल था, उसकी राजधानी कलकत्ता होती है और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका होती है। ठीक, तो इसी दिन दो महत्वपूर्ण जो है दिवस के रूप में जाना जाता है। पहला तो शोक दिवस, पहला कौन सा दिवस कहा गया है? शोक दिवस। इसी दिन को यानी 16 अक्टूबर को ही किस रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में। और इसी दिन को मनाया गया है राखी दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? राखी दिवस के रूप में। किसके कहने पर? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर इस दिवस को यानी 16 अक्टूबर 1905 वाले दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, तो ये बंगाल की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद में दो महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकें होती हैं। 1905 में एक बैठक होती है, कहाँ पर? बनारस में। 1905 में एक बैठक होती है बनारस में। सम्मेलन होता है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आईएनसी का, 1905 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है? बैठक होती है, सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन। हर वर्ष जो है नवंबर दिसंबर के महीने में वार्षिक सम्मेलन हुआ करते हैं। किसके? कांग्रेस के। स्वाधीनता आंदोलन तक होते रहे हैं। ठीक, तो 1905 में बनारस में होती है और यहीं पर बंग भंग आंदोलन अर्थात बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस के द्वारा क्या कर दिया जाता है? अनुमोदित कर दिया जाता है, स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। ठीक, कि ये आंदोलन अब चलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। देखिए, यहीं पर सबसे पहले जो है दो दलों के बीच में जो है टकराव भी उत्पन्न होता है। सबसे पहले 1905 में नरम दल और गरम दल। हमने बताया था कि जो है इतिहास को हम लोग 3 चरणों में बांट करके अध्ययन करते हैं। इतिहास मतलब भारतीय स्वाधीनता इतिहास को, भारतीय स्वाधीनता संग्राम को हम लोग 3 चरणों में पढ़ते हैं। 1885 से 1905 का पहला चरण और 1905 से 1919 तक का दूसरा चरण और 1919 से लेकर आज़ादी तक 1947 तक तीसरा चरण। तो 3 चरणों में हम लोग स्वाधीनता आंदोलन को पढ़ते हैं। तो जो पहला चरण था हमने बताया था, ये किसके अंडर में था? ये नरम दल जो नरमपंथी लोग थे उन लोगों के नेतृत्व में था ये पहला आंदोलन, पहला जो है चरण। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ठीक है, ये सब कौन थे? नरम दल के लोग थे, नरम दल के नेता थे। तो अभी जो है बनारस में जो अधिवेशन हुआ 1905 में, तो यहाँ पर मतलब गरम दल और नरम दल के बीच पहली झड़प होती है। पहली झड़प मतलब हाथापाई नहीं होती कि हाथ से मारपीट कर रहे हैं, मनमुटाव होता है, मानसिक तनाव होता है। ठीक है, तो इस बैठक में इस बात को लेकर हो जाता है कि जो बहिष्कार आंदोलन था वो नरम दल वाले चाहते थे खाली कहाँ तक सीमित रहे? बंगाल तक सीमित रहे। खाली कहाँ तक सीमित रहे? बंगाल। और बहिष्कार आंदोलन भी नहीं होना चाहिए। इनका मकसद था कि बहिष्कार पूरी तरीके से बहिष्कार नहीं होना चाहिए। नरम दल वाले चाहते थे कि हम लोग अंग्रेजों के साथ मिल करके ही काम करें, तभी आज़ादी मिलेगी। तो इसलिए इन लोगों ने, नरम दल वालों ने कहा कि बहिष्कार आंदोलन एक तो सही नहीं है पहली बात, और अगर कर भी रहे हो तो कहाँ करो? खाली बंगाल में करो, खाली बंगाल में करो। लेकिन गरम दल वाले चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन करेंगे, ठोंक पीट करके करेंगे, अंग्रेजों के साथ साथ जितनी विदेशी वस्तुएं हैं सबका हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो और ये चाहते थे पूरे देश में ये आंदोलन फैलाएंगे। कौन? गरम दल वाले। तो इसी बात को लेकर के पहला मतभेद कहाँ होता है? बनारस के अधिवेशन में। लेकिन जो है अंततोगत्वा बाद में जो है इस आंदोलन को, कौन से बंग भंग आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन को कांग्रेस क्या कर देती है? स्वीकृति प्रदान कर देती है। और एक दूसरा सम्मेलन होता है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ होता है? कलकत्ता अधिवेशन। और एक किसके अध्यक्षता में होता है? दादा भाई नौरोजी के अंदर जो है अध्यक्षता में होता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 4 प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किए गए। प्रश्न आता है सीधे सीधे कि 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे, उनमें से कौन नहीं था और कहाँ पारित हुआ? कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो ये प्रस्ताव जो 4 पारित हुए, ये पारित किए गए जो गरम दल के लोग थे उनके दबाव में आकर के, उनके दबाव में। और कौन कौन से प्रस्ताव थे? पहला तो बहिष्कार आंदोलन चल ही रहा था, तो ये पहला प्रस्ताव क्या था? बहिष्कार करेंगे। पहला प्रस्ताव था हम बहिष्कार करेंगे। दूसरा, जब बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी अपनाएंगे। दूसरा, बहिष्कार करेंगे तो क्या अपनाएंगे? स्वदेशी अपनाएंगे। भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी अपनाएंगे तो स्वराज की बात करेंगे। स्वदेशी अपनाएंगे तो किसकी बात करेंगे? स्वराज की बात करेंगे। यानी हमारा राज होना चाहिए,
हम अपने भारतीय लोग मिलकर के शासन चलाएंगे तो स्वराज की बात करते हैं, और जब स्वदेशी अपनाएंगे तो राष्ट्र, भाई लोगों को पढ़ाया भी जाना चाहिए भारतीय शिक्षा, तो राष्ट्रीय शिक्षा को भी जो है यहाँ पर जो है बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये 4 प्रस्ताव, ये 4 प्रमुख प्रस्ताव थे जो कोलकाता यानी कलकत्ता अधिवेशन में पारित किए जाते हैं। किसके दबाव में आकर के? गरम दल। अंदर घुस करके प्रश्न ऐसे पूछेगा, वहाँ पर दे देगा कि जो कलकत्ता अधिवेशन में जो बंगाल विभाजन के उपरांत जो अधिवेशन हुआ था 1906 का, उसमें 4 प्रस्ताव किन के दबाव में आकर के कांग्रेस ने पारित किया, तो दे देगा अंग्रेजों के दबाव में, गरम पंथियों के दबाव में, नरम पंथियों के दबाव में, किसी के दबाव में नहीं, तो गरम पंथियों के दबाव में, गरम पंथियों के दबाव में आकर के 4 जो है इस तरीके से 4 प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक, अब इन चारों प्रस्तावों का नाम आपको बाकायदा याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? बहिष्कार कर रहे हैं तो बहिष्कार करेंगे तो क्या अपनाएंगे? स्वदेशी अपनाएंगे। और स्वदेशी अपनाएंगे कैसे? जब तक स्वराज नहीं आएगा स्वदेशी कैसे अपनाएंगे? तो स्वराज की बात भी होनी चाहिए। और स्वराज कैसे आएगा? जब लोग अपने देश की शिक्षा, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा को जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से 4 प्रस्ताव जो है पारित किए गए। ये प्रश्न आया हुआ है, पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है। इनमें से 3 दे दिया और चौथा नहीं दिया, फिर कहा निम्न में से कौन सा प्रस्ताव जो है पारित, चौथे की जगह कोई दूसरा दे दिया, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा की जगह दे दिया, कुछ और दे दिया, फिर कहा इनमें से कौन सा प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था। तो ये चारों आपको याद है, तो आप आंख मूंद करके कर सकते हो इस टाइप के प्रश्नों को। तो 1906 के बाद में घटना घटित होती है कौन सी? 1911 में क्या होता है? हाँ, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया जाता है? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो हालांकि बीच में और भी घटनाएं हैं, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बंगाल की बात चल रही थी, तो हम लोग जो है 1906 के बाद में आ जाते हैं 1911 में। 1911 में एक समिति पहले ही थी, अरुंडेल समिति थी। कौन समिति थी? अरुंडेल समिति थी। तो अरुंडेल समिति की सिफारिश, इसने सिफारिश की थी कि बंगाल विभाजन सही नहीं है, इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। ठीक, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो इस विभाजन को कब रद्द कर दिया जाता है? 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया जाता है? 1911 में। और 1911 में रद्द करता है, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और अरुंडेल समिति बनाकर स्थापित करके कौन गया था? लॉर्ड मिंटो गया था। इसके पहले मिंटो था। 1905 में विभाजित करके करजन तो चला गया अपने इंग्लैंड, लंदन चला गया। और 1905 में जो है उसी साल वायसराय भारत का बनता है कौन? मिंटो द्वितीय। मिंटो पहले भी आ चुका है, तो मिंटो द्वितीय आता है। तो मिंटो द्वितीय ने कौन सी समिति गठित की? अरुंडेल समिति। तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि अरुंडेल समिति किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से संबंधित है। इसकी स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर किस वायसराय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और इसी दौरान 1911 में ही इंग्लैंड के महाराज सम्राट और जो है उनकी रानी भारत आ रही थी, विलियम मैरी, और उनके पति जो है जॉर्ज पंचम, ये भारत आगमन हो रहा था। तो भारत आगमन के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। तो 1911 की घटना ये भी है, भव्य दरबार का आयोजन होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय। और ये दरबार तीसरा दरबार था, भव्य दिल्ली दरबार कौन सा था? ये किस नंबर का? तीसरा। इसके पहले 1877 में एक दरबार का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1877 में। और एक हुआ था 1903 में, और ये चौथा था 1911 का। तो ये हमने पढ़ लिया था 1911 का तीसरा, चौथा नहीं, तीसरा जो है ये भव्य दरबार था। और इस दरबार में जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी दोनों आए थे। इन्होंने बाकायदा जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया और कहा कि अब जो है कोलकाता की जगह भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। तो 1912 में भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो जाती है? दिल्ली। अभी नई दिल्ली नहीं, अभी दिल्ली। ठीक है, अब नई दिल्ली आगे पढ़ेंगे, अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 1912 में भारत की राजधानी क्या हो जाती है? दिल्ली हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे घटनाओं को तारतम्यता से पढ़ा था। और इस दौरान 1912 के बाद में जो है 1914 से 18 के बीच में
पूरी दुनिया में एक विश्व युद्ध छिड़ जाता है जिसको बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान जो है ये तो एक तरफ एक घटनाएं चल रही हैं, एक तरफ जो है कांग्रेस से संबंधित घटनाएं चल रही हैं। अब कांग्रेस में ही जो है मैंने बताया था 2 दल उभर करके आते हैं, उग्रवादी दल यानी गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल थे। तो भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू होते हैं, किसके उकसावे में आकर के? उग्रपंथी दलों के जो है उकसावे में आकर के, गर्म दल के उकसावे में आकर के भारत में क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं। ये क्या होते हैं? ये विचार देते हैं। जो उग्रपंथी थे ये क्या देते हैं? लोगों को विचार देते हैं, क्रांति का विचार, कि जो है अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, अंग्रेजों को उनका जवाब उन्हीं की भाषा में देना पड़ेगा। अगर वो बम पिस्तौल की बात करते हैं तो हमारे युवा भी क्या करेंगे? बम पिस्तौल की भी बात जो है उन टिट फॉर टेट बम पिस्तौल से जवाब देंगे। तो इस तरीके से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ होती हैं और इसके हम लोग 2 चरण देखे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के 2 चरण हम लोगों ने देखे थे। पहला चरण 1905 से लेकर के 1915 तक चलता है, 1905 से लेकर के 1915 तक पहला चरण चलता है। और दूसरा चरण अभी हम लोग अध्ययन नहीं किए थे, लेकिन 1924 से लेकर के 1946 तक चलता है। कौन सा? दूसरा चरण। हाँ 42-46, हाँ वो आज़ादी के पहले तक चलता है। ठीक, तो 1905 से लेकर के 1915 तक वाला चरण हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। इसमें देखा था कि किस तरीके से जो है 3 स्टेट्स में, पहले महाराष्ट्र में शुरू होता है, फिर बंगाल में, फिर पंजाब में और इसके बाद में विदेशों में होता है। तो बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। तो ये जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? किसने इसको आग दी थी, मतलब हवा दी थी? आग किसने लगाई थी, अर्थात हवा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक। तो महाराष्ट्र से संबंधित कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो ये है आपका जो है भारत का मानचित्र, यहाँ पर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शुरू होता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी गतिविधियाँ कहाँ से शुरू होती? प्रथम चरण की महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख जो नेता थे गर्म दल के, वो कौन थे? तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। और इनको महाराष्ट्र की जनता ने एक उपाधि दी थी, कौन सी? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। तो इनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा गया। और इसके अलावा इनको जो है एक बादशाह भी कहा जाता था। कौन सा बादशाह? बेताज बादशाह, बिना ताज वाला बादशाह। तो ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे और इन्होंने सबसे पहले गणेश उत्सव शुरू किया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में 1893 में। तो 1893 में महाराष्ट्र में गणपत उत्सव शुरू करवाते हैं। गणपत उत्सव कौन शुरू करवाता है? बाल गंगाधर तिलक। और इसके अलावा 1895 में एक महोत्सव होता है, शिवाजी महोत्सव। तो शिवाजी महोत्सव भी प्रारंभ होता है 1895 में। कौन प्रारंभ करते हैं? बाल गंगाधर तिलक। और इसी क्रम में आगे 1897 में एक घटना होती है जो प्रथम क्रांतिकारी घटना थी, जो भारत की प्रथम क्रांतिकारी घटना प्रथम चरण की थी 1897 में। रैंड की हत्या होती है। किसकी हत्या होती है? रैंड। रैंड कौन था? प्लेग कमिश्नर था। प्लेग कमिश्नर था। चापेकर बंधु चाप देते हैं इनको। कौन बंधु? चापेकर बंधु। तो चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर 2 भाई थे। कौन? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर है, विष्णु चापेकर। तो ये दोनों चापेकर भाई जो है मिल करके 1897 ईस्वी में रैंड और एमहर्स्ट, उसके दोस्त एमहर्स्ट, दोनों को मार देते हैं। तो ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की सबसे पहली घटना थी। ये भी प्रश्न आता है, सबसे पहली घटना कौन थी? 1857 में चापेकर बंधुओं द्वारा की गई हत्या, रैंड की हत्या। और कहाँ से संबंधित है ये? महाराष्ट्र से, मुंबई से संबंधित है। ठीक, तो अब 1898 में, इसी के बाद 1898 में दोनों को क्या दे देती है? फांसी। तो 1898 में इनको फांसी दी जाती है चापेकर बंधुओं को, ठीक, रैंड की हत्या के विरुद्ध। और इसके बाद में शुरुआत होता है महाराष्ट्र में एक गुप्त संगठन बनता है। कौन सा? मित्र मेला। कौन सा संगठन? मित्र मेला। मित्र मेला। तो मित्र मेला 1904 ईस्वी में स्थापित होती है। कौन करते हैं? बीडी सावरकर। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणपत महोत्सव शुरू कर दिया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने कहा कुछ अपने मित्रों को इकट्ठा करके हम लोग मेला का क्या करें? आयोजन करते हैं। तो मित्र मेला हो गया। मित्र मेला बीडी सावरकर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बीडी सावरकर।
तो वीडी सावरकर ने मित्र मेला प्रारंभ किया और इसी मित्र मेला में गुपचुप तरीके से इनके साथियों ने मिलकर के एक जो है संगठन, गुप्त संगठन बना लिया जिसको कहा गया अभिनव भारत। जिसको क्या कहा गया? अभिनव भारत। तो इस तरीके से मित्र मेला ही बाद में चल करके किस नाम से जाना गया? अभिनव भारत के नाम से, जो गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से अंजाम देता था। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी, गहराई में पढ़ना है तो पुराने जो है लेक्चर्स देखिए, वहाँ पर मिल जाएंगे सारे वीडियोज। ठीक, अब महाराष्ट्र से हम लोग मूव करते हैं बंगाल की तरफ। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ चलता है? महाराष्ट्र से बंगाल चला जाता है। तो महाराष्ट्र बंगाल की तरफ मूव करता है। अब बंगाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? यहाँ पर जो है मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे तिलक जी यहाँ महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो बंगाल से कौन संबंधित था? अरविंद घोष। भाई लाल, बाल और पाल, ये तीन जो है प्रमुख गरम दल के नेता थे। इसके अलावा अरविंद घोष का भी नाम कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में लिया जाता है। कौन? अरविंद घोष। तो अरविंद घोष भी जो है गरम दल के नेता थे और उन्होंने कहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा दी? बंगाल में। तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा देते हैं और यहाँ पर शुरू होता है एक नया संगठन बनता है जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। ठीक, तो अनुशीलन समिति कहाँ से संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। ठीक, 1902 में। कब स्थापित होती है? 1902 में। और कौन स्थापित करता है? पी मित्रा और जतिन दास। कौन स्थापित करते हैं? पी मित्रा अर्थात परमत मित्रा। इनका नाम क्या था? परमत मित्रा और जतिन दास। ठीक, अभी आगे और पुलिन दास, सॉरी, हाँ ये बड़े कन्फ्यूजन वाले नाम है। पुलिन दास, हाँ पुल से याद कर लो, पुल से याद कर। यहाँ कई जतिन हुए हैं, ठीक, बंगाल वाले क्षेत्र में। तो पुलिन दास होते हैं, परमत मित्रा, पी मित्रा और पुलिन दास। इन्होंने व्यायामशाला के रूप में, ये नवयुवक थे, लड़के थे, तो ये लोग क्या करते थे, जो है जिम उम जाते थे व्यायाम करने के लिए और वहाँ पर इकट्ठा होकर के आपस में अंग्रेजों के खिलाफ जो है बातचीत करते थे कि कैसे हमें उनको भगाना है भारत से। तो ऐसे ही व्यायामशाला में ही इन्होंने एक संगठन स्थापित कर दिया, काम चलाऊ, जिसका क्या नाम था? अनुशीलन समिति। लेकिन 1907 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं 1907 ईस्वी में, जो अनुशीलन समिति का क्या करते हैं? पुनर्गठन करते हैं। तो दो नाम आपको तो यहाँ रखना है। अगर चार में से मतलब इनमें से ये नाम आते हैं तो सबसे पहले आपको पी मित्रा को टिक करना है, क्योंकि पी मित्रा ने ही सबसे पहले अनुशीलन समिति की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक, और उनके सहयोगी कौन थे? पुलिन दास। ठीक, और इसके अलावा 1907 ईस्वी में इसको पुनर्गठित करते हैं। अब कहते हैं खून के बदले खून की बात होगी। अब काय की बात होगी? खून के बदले खून की बात होगी। वो खून दो तो मुझे आज़ादी दो, वो नहीं, वो तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन यहाँ पर अनुशीलन समिति अब पुनर्गठित करते हैं कौन? बारिंद्र घोष। कौन करते हैं? बारिंद्र घोष। और ये कौन था? बारिंद्र घोष कौन थे? अरविंद घोष के छोटे भाई थे। और दूसरा नाम आता है भूपेंद्र नाथ दत्त। दूसरा नाम आता है भूपेंद्र नाथ दत्त। और ये किसके भाई थे? विवेकानंद के। ये विवेकानंद के भाई थे। अरविंद घोष और विवेकानंद के दोनों भाई मिल करके 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति को क्या करते हैं? पुनर्गठित करते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में इनका नाम आ जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा का नाम नहीं दिया होगा, बारिंद्र घोष का दे सकता है, या फिर किसका दे सकता है? भूपेंद्र नाथ दत्त का दे सकता है। तो इनको आपको, इन चारों नामों को आपको अनुशीलन समिति से जोड़ करके याद रखना है। और इनका जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा था गणपत उत्सव, शिवाजी महोत्सव को जो है उसके माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। यहाँ पर भवानी पूजा, काली मैया की पूजा, भवानी देवी की पूजा के माध्यम से बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। अब बंगाल से क्रांतिकारी गतिविधियां शिफ्ट होती है कहाँ? पंजाब। बंगाल से क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ शिफ्ट होती हैं? पंजाब की तरफ। ठीक, तो पंजाब में जो है कौन सी समिति, संगठन कौन सा स्थापित किया गया था? भारत माता सोसाइटी। हाँ, पंजाब में भारत माता सोसाइटी स्थापित की गई थी। कौन सी? भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ 1904 में। और स्थापित करने वाला कौन था? जतिन मोहन। हाँ, यहाँ पर जतिन मोहन चटर्जी होगा। कौन था ये? जतिन मोहन चटर्जी। ये भी था बंगाली। ये भी कौन थे? बंगाली थे।
बंगाली थे और ये आकर पंजाब में रह रहे थे। यहाँ पर क्यों जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ होनी शुरू हुई? क्योंकि यहाँ पर किसान हताहत से, किसानों से ज़्यादा कर लिया जाता था, ठीक, सिंचाई कर लिया जाता था। तो इस तरीके से जतिन मोहन चटर्जी ने यहाँ पर एक संगठन का स्थापना किया, भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी। और इसके सदस्य कौन कौन थे? ये तो नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ से प्रश्न कम बनता है। इसके सदस्यों की बात करें तो लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे, इनका नाम आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ये कहाँ की क्रांति से संबंधित थे? तो पंजाब की क्रांति से संबंधित थे। लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, और इसके अलावा अमर सिंह, कौन थे? अजीत सिंह, सॉरी अमर सिंह कह रहा हूँ, अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे? ये भगत सिंह के चाचा थे, भगत सिंह के चाचा थे। तो ये लोग जो है कहाँ से संबंधित थे? भारत माता सोसाइटी से संबंधित थे, जो पंजाब वाले क्षेत्र से। पंजाब पाकिस्तान और भारत दोनों वाला पंजाब था, ठीक, दोनों पंजाब में। और यहाँ पर जब ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती हैं तो अंग्रेज जो है इसको बैन करते हैं। तो लाला हरदयाल भाग करके चले जाते हैं कहाँ? यूएसए, सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका चले जाते हैं। हाँ, सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को उठा करके भेज दिया जाता है मांडले जेल। कौन से जेल में? बर्मा के मांडले जेल में। तो हाँ, इस तरीके से पंजाब की भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है। अब इसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ शुरू होती हैं? विदेशों में। इसके बाद में सीरियल से चलते हैं हम लोग, तो इसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियां हमारी शुरू होती हैं विदेशों में। विदेश में सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधियां उन्हीं के देश, उन्हीं की ज़मीन पर की जाती है जो हमारे यहाँ हमारे पर राज कर रहे थे। कौन? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में सबसे पहली क्रांतिकारी गतिविधियां 1905 में होती है। एक संगठन स्थापित किया जाता है। कौन से? इंडिया हाउस। क्या नाम था? इंडिया हाउस। हाँ, इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस इसको स्थापित किया था 1905 में। किसने? श्याम कृष्ण वर्मा ने। किसने स्थापित किया था? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। तो ये प्रश्न याद रखना है आपको कि इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर और किसने की? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने की। और कहाँ पर की? इंग्लैंड में की, 1905 में की, ठीक। तो ये विदेश धरती पर स्थापित होने वाला पहला संगठन था इंडिया हाउस। और इससे जुड़ जाते हैं 1907 में। कौन जुड़ जाते हैं? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर इससे जुड़ जाते हैं। कौन जुड़ जाते हैं? बीडी सावरकर। कब जुड़ जाते हैं? जब श्याम कृष्ण वर्मा को गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है तो ये भाग जाते हैं फ्रांस। कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस के पेरिस शहर में जाकर के, हाँ, पेरिस शहर में रहने लगते हैं। कहाँ पर रहने लगते हैं? पेरिस। और पेरिस शहर में ही इनकी मुलाकात होती है मैडम बीकाजी कामा से। तो फ्रांस भाग जाते हैं। अब बागडोर किसके हाथ में आ जाती है इंडिया हाउस की? बीडी सावरकर के हाथ में। बीडी सावरकर के हाथ में बागडोर आ जाती है। तो मैंने बताया था बीडी सावरकर के समय में ही जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति का क्या मनाया जाता है? सिल्वर जुबली मनाया जाता है। रजत जो है, रजत क्या कहते हैं? जुबली मतलब एक तरीके सम्मेलन, समारोह। तो रजत समारोह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1908 में, ठीक। और 10 मई, कब क्रांति से कब शुरू हुई थी? 10 मई को। तो 10 मई 1908 को रजत जुबली मनाई जाती है, सिल्वर जुबली मनाई जाती है। किसकी? 1857 की क्रांति की। 1857 की। भाई 1857 में शुरू हुआ था तो 50 वर्ष कब पूरे होंगे? 1908 में ही तो पूरे होंगे, जोड़ो अगर उसको गिनती करोगे तो। 1908 में 10 मई 1908 को जो है इस क्रांति की क्या मनाई जाती है? सिल्वर जुबली मनाई जाती है। और इसी समय बीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस करके क्या नाम था? 1857, हाँ, 1857 द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ 1857। तो इस तरीके से बीडी सावरकर इससे जुड़ जाते हैं। लेकिन बीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के तहत जो है, हाँ, गिरफ्तार करके इनको भारत लाया जाता है और इन्हें आजीवन काला पानी की सजा दी जाती है और भेज दिया जाता है कहाँ? जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया। मांडले द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप। तो इस तरीके से इंग्लैंड की क्रांति में महत्वपूर्ण बात क्या थी? इंडिया हाउस, इसके स्थापित करता श्याम कृष्ण वर्मा, ठीक। बीडी सावरकर इससे जुड़ते हैं 1907 में और रजत जुबली मनाई जाती है। इसके बाद में हम लोग 1907 में चलते हैं जर्मनी। कहाँ चलते हैं? जर्मनी। 1907 में जर्मनी की ज़मीन पर जो है एक
एक माँ जो है, जो भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। क्या कही जाती है? भारतीय क्रांति की माँ, मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के कौन से शहर में? स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट। तो कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है, बर्लिन दे देगा, कहोगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन है तो बर्लिन ही होगा, तो बर्लिन में नहीं, कौन से शहर में? स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन का सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रही थी? मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा ने भारत की तरफ से नेतृत्व किया और पहला भारतीय तिरंगा फहराया। विदेश की धरती पर पहला भारतीय तिरंगा किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा ने। और कहाँ पर फहराया? स्टुटगार्ट में। जर्मनी के किस शहर में? स्टुटगार्ट में। और कौन से सन में फहराया? 1907 में। 1907। इसीलिए भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ जो है इनको कहा जाता है। और अगर फादर की बात करें, भारतीय क्रांति का फादर, तो बाल गंगाधर तिलक थे। वही जनक कहे जा सकते हैं, वही फादर कहे जा सकते हैं। ठीक है, अभी प्रश्न ऐसा कभी आया नहीं है, लेकिन प्रश्न बन सकता है कि भारतीय क्रांति का फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। और मदर तो है ही है, कौन? मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा जो है, इन्होंने स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया। ठीक, अब स्टुटगार्ट से हम लोग चले जाते हैं कहाँ पर? यूएसए में। हाँ, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर स्थापना होती है गदर पार्टी की। अब ये गदर मचाता है। अब गदर कौन मचा रहे हैं? ये है आपका जो है अमेरिका। ठीक, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर क्या है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को शहर यहाँ पर है। ये पश्चिम जो है यूएसए में पड़ेगा, पश्चिमी यूएसए में। तो सैन फ्रांसिस्को में अभी मैंने बताया था लाला हरदयाल जो कि पंजाब से भागकर कहाँ चले जाते हैं? यूएसए, सैन फ्रांसिस्को चले जाते हैं। तो यहीं पर 1913 ईस्वी में स्थापित करते हैं गदर पार्टी। कौन सी पार्टी स्थापित करते हैं? गदर पार्टी। और ये गदर पार्टी, इसने पहला अपना जो है मैगजीन भी छापा गदर के नाम से। किस नाम से? गदर के नाम से। और किस भाषा में छापा? उर्दू भाषा में छापा। इसके बाद में ये जो है गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी लिपि जिसको गुरुमुखी लिपि कहते हैं, उसमें भी छपने लगा। हिंदी, बंगाली और जो है इसके अलावा कई भाषाओं में छपने लगी। ठीक, तो इस तरीके से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। जो कौन करता है? लाला हरदयाल। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को से संबंधित कौन नेता है? लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अब इसके बाद में यहाँ भी दबिश दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि यहाँ पर भी कौन थे? अंग्रेज थे। अमेरिका में भी कौन थे? अंग्रेज थे। तो अंग्रेज कहते हैं कि अमेरिका से कहते हैं कि तुम जो है गदर पार्टी को क्या करो, वहाँ पर प्रतिबंधित करो। तो गदर पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की जाती है और इसके फलस्वरूप जो है लाला हरदयाल भाग करके जर्मनी चले जाते हैं। हमने देखा तिलक जी, वो तिलक कह रहा हूँ, जो श्याम कृष्ण वर्मा जी थे वो कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए, पेरिस चले गए। और लाला हरदयाल भागकर जर्मनी चले जाते हैं, क्योंकि जर्मनी वगैरह ये सब क्या थे? जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में थे। तो जर्मनी जाकर के शरण लेते हैं और कुछ इसके लीडर्स जो थे वो पंजाब भाग कर आते हैं। कुछ लीडर्स इसके पंजाब भाग कर आते हैं। और कौन से जहाज पर बैठे थे? तोसा मारू। हाँ, कौन से जहाज पर बैठे थे? तोसा मारू। तो 1914 में यहाँ से भाग लेते हैं तोसा मारू जहाज पर बैठ करके। कौन से जहाज पर बैठ करके? तोसा मारू जहाज पर। और सिंगापुर ये जहाज रुकता है, सिंगापुर जहाज रुकता है। तो सिंगापुर में विद्रोह हो जाता है 1914-15 में पहुंचते हैं वहां पर। तो सिंगापुर का क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। तो तोसा मारू घटना किससे संबंधित है? गदर नेताओं को ले जाने वाला एक जहाज था। तोसा मारू कोई घटना नहीं थी, एक जहाज का नाम था। क्या नाम था जहाज का? तोसा मारू। तो उस जहाज से बैठ करके गदर नेता गदर मचाने पंजाब की तरफ जा रहे होते हैं और बीच में सिंगापुर में रुकते हैं। तो वहाँ पर विद्रोह हो जाता है, जिसको सिंगापुर का विद्रोह कहा गया। क्योंकि वहाँ पर जो है ये लोग क्या करते हैं? कब्जा करना चाहते हैं किस पर? जो सैनिक अड्डे थे, पुलिस छावनियाँ थी अंग्रेजों की। सिंगापुर में भी पुलिस थी, मतलब ये अंग्रेज थे वहाँ पर। तो वहाँ के अंग्रेजी सैन्य ठिकानों पर ये कब्जा करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंगापुर विद्रोह। ठीक, अब इसी में हमने एक देखा था 1914 में एक घटना और घटी थी, जहाज वाली, कामागटामारू। ठीक है, ये कनाडा में एक शहर है वैंकूवर। कनाडा में एक शहर है वैंकूवर।
तो वैंकूवर शहर में, कनाडा इसी साइड में, पश्चिमी कनाडा में, जैसे ये एक सैन फ्रांसिस्को है और इसी के ऊपर जो है कनाडा है, और कनाडा में एक शहर है वैंकूवर। तो वैंकूवर शहर में जो है इस समय, हालांकि इसने जो है एक प्रस्ताव पारित कर दिया था, कनाडा सरकार भी जो है अंग्रेजों के दबाव में आकर के, और उसने एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर कनाडा आता है तो एक ही सीधे आना पड़ेगा, बीच में अगर कहीं रुका होगा तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो लेकिन बीच में ढिलाई दे दी जाती है, 37 व्यक्तियों को लेकर जाता है एक बंदा, तो उसको ढिलाई दे उसको प्रवेश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर गुरदत्त सिंह एक थे सिंगापुर में, जो भारतीय व्यक्ति थे, जो वहाँ पर जो है ठेकेदारी का काम करते थे। कौन था? गुरदत्त सिंह। तो गुरदत्त सिंह जो है जापान के जहाज कामागाटा मारू, जहाज का क्या नाम था? कामागाटा मारू, ठीक, कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू जहाज कहाँ से ले लेते हैं? जापान से, और चल देते हैं कहाँ? वैंकूवर चल देते हैं कि 37 व्यक्तियों को तो प्रवेश दे दिया है, अब हम भी चलते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा व्यक्ति ले लिए, 300 से ऊपर, 350 से ऊपर व्यक्ति रख लिए, बैठा लिए, 357 व्यक्ति जो है, तो जहाज में बैठा लिए, पानी के जहाज में, अब चल दिए। और यहाँ से इन्होंने टेलीफोन कर दिया, फैक्स भेज दिया कि जो है गुरुदत्त आ रहा है, अगर ये पहुँच गया तो एक नया गदर मचा देगा। एक गदर तो कौन मचा रहा है? लाला हरदयाल मचा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, और ये भी चल करके वैंकूवर में गदर मचा देगा, तो इससे अच्छा है इसको वहाँ प्रवेश ही ना करने दो। तो वहाँ की सरकार ने कहा, तुमने पढ़ा नहीं हमारे नियम को? हमने क्या कहा है कि अगर सीधे आओगे तो ही प्रवेश देंगे, और तुम रास्ते में कई जगह रुकते हुए आए हो तो तुम्हें कोई प्रवेश नहीं दिया जाता है। फिर इन्हें जो है वहाँ से वापस भेज दिया जाता है और चले जाते हैं कहाँ? कलकत्ता के बजबज। कहाँ पर? बजबज। बजबज मतलब कीड़े जो बजबजाते हैं वो नहीं, कीड़े बजबज करते हैं ना गंदगी में, तो वो गंदगी वाला बजबज नहीं। एक बजबज क्या है? पत्तन है, बंदरगाह है, कलकत्ता का एक पत्तन है जिसका क्या नाम था? बजबज। तो बजबज पत्तन पे, कलकत्ता के बजबज पोर्ट पे जो है ये कहाँ से? वैंकूवर से जहाज इनकी, किसकी? गुरुदत्त की जहाज कहाँ आ जाती है? बजबज। और बजबज में जो है अब ये जो है गुस्सा, नाराज रहता है एकदम गुस्से में, तो वहाँ पर उतरता है और फायरिंग हो जाती है, दोनों गुटों में फायरिंग हो जाती है। तो ऐसी फायरिंग में 18 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये घटना कहलाती है कामागाटा मारू की घटना। और इसी घटना पर एक समिति की गठन किया जाता है, शोर कमेटी। कौन सी कमेटी? शोर कमेटी या तटीय कमेटी। इसको शोर मतलब तट होता है, ठीक। और ये घटना कहाँ की थी? समुद्र के तट के किनारे थी, तो इसलिए इस कमेटी का नाम रखा गया शोर कमेटी या तटीय समिति। तटीय समिति या शोर कमेटी इस जो है समिति को कहा गया, जो कि ये छानबीन करने के लिए कि ये घटना कहाँ तक सही है, कितने व्यक्ति मारे गए हैं इसमें। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा विदेशों में, और विदेशों में ही अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा खिसक कर आते हैं 1915 में। कहाँ? काबुल। कहाँ पर आते हैं? काबुल। काबुल ये वाला अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या है? काबुल है, ठीक। तो काबुल में हमारे पड़ोसी हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हाथरस के राजा कौन थे? महेंद्र प्रताप सिंह। तो महेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ से प्रश्न आया है कई बार, महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी एक भारत की अस्थायी सरकार बनाई। भारत की पहली अस्थायी सरकार कहाँ बनाई? काबुल में बनाई। किसने बनाई? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। कब बनाई? 1915 में। तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में, अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई, और ये स्वयं बने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बने। ये क्या बने? स्वयं इसके, इस सरकार के क्या बने? राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। और प्रधानमंत्री बनाया बरकतुल्लाह को। प्रधानमंत्री अर्थात पीएम किसको बनाया? बरकतुल्लाह को। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। बरकतुल्लाह कौन क्या बने? प्रधानमंत्री बने। कहाँ की सरकार की? काबुल में भारतीय अस्थायी सरकार, भारत की अस्थायी सरकार जो काबुल में अफगानिस्तान में गठित किया गया, उसके जो है प्रेसिडेंट बने स्वयं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और प्रधानमंत्री बने बरकतुल्लाह। तो ये, और इसको जो है तस्दीक कौन करता है, मान्यता कौन प्रदान करता है? जर्मनी और रूस। तो ये भी प्रश्न आता है कभी कभी, तो इस सरकार को मान्यता कौन देता है? जर्मनी और रूस। भाई रूस यहाँ तक इसका था ही, पूरा अफगानिस्तान तक इसका दबदबा था, और जर्मनी अंग्रेजों के खिलाफ था ही। तो जर्मनी और रूस ने भारत की इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। तो इस तरीके से विदेशों में होने वाली कुछ क्रांतिकारी घटनाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसका आज सिलसिलेवार तरीके से पूरा रिवीजन करा दिया है। अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो यहीं से आगे से शुरू होगा। अभी हम लोग जो है जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के पहले चरण का पूरा घटना देखा था, पहले चरण का घटना पूरा देखा, और क्रांतिकारी आंदोलन देखा। जो पहला चरण जो था इसका भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का, वो 1885 से चला
और 1905 तक हुआ। ठीक, और इसके अलावा क्रांतिकारी घटनाएं हमने पहले चरण के देख लिया। अब जो दूसरा चरण चलेगा कांग्रेस का, वो चलेगा 1905 के बाद से लेकर के, अर्थात 1905 से 1919 तक का। तो इसमें कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो उन सारी चीज़ों का हम लोग तारतम्य तरीके से अध्ययन करेंगे। आज एक हम फ्लैशबैक दे देते हैं, कल हम लोग पूरा जो है तरीके से अध्ययन करेंगे। भाई 1905 में बंगाल विभाजन का अध्ययन कर लिए थे। बंगाल विभाजन के बाद में 1906 में एक होता, भाई अंग्रेज का मकसद क्या था? अंग्रेजों का मकसद यही था बंगाल विभाजन करके मुसलमानों को भारतीयों से अलग करना, उनको जो है फूट डालना, उनमें फूट डालना। और इस काम में जो है इनका मकसद पूरा भी हो गया, क्योंकि इसके एक ही वर्ष बाद 1906 में ढाका में कांग्रेस के विरुद्ध एक नए संगठन का जो है गठन किया जाता है मुसलमानों द्वारा, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। जिसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका में, कब? 1906 ईस्वी में, 1906 में। और इसके बाद अंग्रेज एक और चीज़ में जो है बाजी मार ले जाते हैं, कांग्रेस के अंदर ही जो है क्या कर देते हैं, फूट डलवा देते हैं। कांग्रेस के अंदर ही ये फूट डलवा देते हैं, जो कि सूरत में अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? सूरत में। तो सूरत में हुए अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में स्पष्ट रूप से बट जाती है, एक गर्म दल और एक नरम दल। अभी तक तो एक ही, मतलब उसी कांग्रेस के अंदर ही रह करके विचार मतभेद था, अभी तक मतभेद था, अब मनभेद भी हो गया। मतभेद होना अलग बात है, और मनभेद हो जाना तो फिर अलग ही हो जाएंगे। यानी मनभेद हो गया सूरत में, मनों में भेद हो गया दोनों दलों में, तो कांग्रेस दो भागों में बट गई स्पष्ट रूप से। कब बट गई? 1907 में। ठीक, तो 1907 का सूरत अधिवेशन होता है। और इसके बाद में 1909 में जो है एक समिति, एक जो है भारत शासन अधिनियम आता है, जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ये भारत, इसको हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार जो था, ये किस तरीके से इसने भारत में जो है पाकिस्तान और भारत के दो हिस्से किए। यही इसी ने बीज बोया। मार्ले मिंटो सुधार ने वास्तव में क्या किया कि भारत को दो टुकड़ों में बांटने का शुरुआत किया मार्ले मिंटो सुधार ने। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होता है। 1911 में हमने बताया था बंगाल विभाजन रद्द होता है, और इसी समय जो है बंगाल विभाजन रद्द के साथ साथ में भव्य दरबार का आयोजन होता है 1911 में। तो इन घटनाओं का भी दोबारा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस बार बार जो है घटनाएं आती रहेंगी, तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा। जैसे यहाँ पर 1906 भी आएगा, बीच में हम लोग अध्ययन करेंगे 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, फिर एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो कभी भूलोगे नहीं। तो कलकत्ता अधिवेशन भी यहाँ पर हम लोग बीच में पढ़ लेंगे एक बार। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन, फिर 1907 में सूरत विभाजन, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आ जाता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है, और 1912 में राजधानी दिल्ली चली जाती है। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि दिल्ली के बाद किस तरीके से नई दिल्ली बसाई जाती है, नई दिल्ली बसाई जाती है। और पहला वायसराय कौन था जो नई दिल्ली में जो है वहाँ के वायसराय भवन में रहता है, ये सब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और 1912 में जब हार्डिंग, अभी कौन था गवर्नर वायसराय? हार्डिंग था। तो हार्डिंग अपने बीवी बच्चों के साथ में कलकत्ता से लाव लश्कर लेकर कहाँ जा रहा था? दिल्ली जा रहा था। और दिल्ली में ही जो है चांदनी चौक है, एक स्थान का क्या नाम है? चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में ही बम गिरा दिया जाता है इसके ऊपर। किसके ऊपर? हार्डिंग के ऊपर। तो हार्डिंग बम कांड भी देखेंगे हम लोग, हार्डिंग बम कांड भी देखेंगे। ठीक, हार्डिंग बम कांड, इसकी भी जो है इसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक, और 1912 के बाद में 1914 से शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध। तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। इसका ओवरव्यू देखेंगे, किस तरीके से जो है दुनिया जो है दो गुटों में विभाजित थी और आपस में लड़ रहे थे। ठीक, भारत के सैनिक भी जो है इस समय प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी उसी समय भारत आते हैं 1915 में। अभी प्रवेश हो जाता है किसका? 1915 में महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी जब भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद बाल गंगाधर तिलक को अपना क्या बनाते हैं? वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना बनाते हैं गुरु, राजनीतिक गुरु बनाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले चूँकि नरम दल के व्यक्ति थे और एक बढ़िया सुलझे हुए नेता थे, तो उनको अपना क्या बनाते हैं? राजनीतिक गुरु। और वो कहते हैं भैया तुम आए हो विदेश से, अभी जो है अफ्रीका में रहे हो, भारत की दशा और दुर्दशा देखो क्या हो रही है भारत में। तो पूरे 1-2 वर्ष वो क्या करते हैं? भारत का भ्रमण करते हैं। इसीलिए 15 में आने के बावजूद इनका पहला आंदोलन 1917 में होता है, चंपारण का सत्याग्रह। ठीक, तो जब वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग जो है एक नया युग शुरू हो जाएगा 1917 से, जो है कौन सा? गांधी युग। ठीक,
तो गांधी युग उसका हम लोग वहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक, और इसके अलावा 1916 में जो है अधिवेशन होता है लखनऊ में। कहाँ पर होता है? लखनऊ में। तो लखनऊ में अधिवेशन होता है किसका? कांग्रेस का, 1916 में। अभी यहाँ पर देखा आपने, जो कांग्रेस थी दो धड़ों में बटी थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल के नेता जो है अपना अलग बैठते थे, गरम दल के नेता अलग बैठते थे। लेकिन जब लखनऊ में सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर जो है तिलक और बेसेंट वगैरह के जो है सुझाव से, इनके मान मुलम्मन करने से ये लोग क्या करे, दोनों दलों को जा करके मनाने लगे कि भैया इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो ऐसे फूट में रहोगे तो अंग्रेज जो है हमारे देश को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी का फ़ायदा उठा। और उधर मुस्लिम लीग वो अपना अलग जो है, उसका मकसद क्या था? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना करके अंग्रेजों के लिए जो है क्या करना, अपना जो है अपना पक्ष रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। और किसके खिलाफ है? कांग्रेस के खिलाफ है। तो कांग्रेस जो काम करती थी उसका ये विरोध करते थे। कांग्रेस ने विरोध किया किसका? बंगाल विभाजन का। इन्होंने कहा बंगाल विभाजन बहुत अच्छा है, और ठीक, तो ये उल्टा काम करते थे। लेकिन इनको फिर बाद में बैठा कर समझाया गया। ठीक है, जब समझाया गया तो इनकी समझ में बात आई, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। और अब कहते हैं हमारा भी जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा भारत में, स्वदेशी स्वराज लाने का। तो ये भी अब स्वराज की बात करने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक करेंगे नहीं, क्योंकि मनमुटाव तो होना ही है। तो 1916 इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के रूप में जाना जाता है। लखनऊ का सम्मेलन लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, पैक्ट मतलब समझौता। तो किनके बीच समझौता हुआ था? लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। और दो कौन से दल इसमें शामिल आपस में फिर से मिल गए? गरम दल और नरम दल। ठीक, तो 1916 तक की हम कहानी जो है कल पूरी शुरुआत से लेकर के और पूरा बारी बारी से फोकस करके पूरा इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में अगली क्लासेज में शुरू करेंगे हम लोग कहाँ से? गांधी जी के युग से। उसके पहले हम लोग इसी में अध्ययन कर लेंगे 1919 तक का पूरा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड तक। ठीक, और उसकी मतलब कहानी इसमें पूरी जो है आपकी पूरा इतिहास जो यहाँ से आपको डेट वाइज याद होना चाहिए, और वो पूरा रटा दूंगा मैं क्लास में, डेट वाइज पूरा क्लास में रटते चलेंगे, रटाते चलेंगे। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं, ऐसे रटते जाओगे। तो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं। बायो।